रात के करीबन 11:30 बजे अतीत अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा था। तब उसके पास एक कॉल आया, जो देखकर अतीत को काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि कॉल उसके अपने नंबर से ही था। सामने से अतीत को एक गहरी और सर्द आवाज़ सुनाई दी। आज घर मत आना, खतरा है। और इसी के साथ फ़ोन कट हो गया। अतीत ने हवा की एक घूंट भरी और चारों तरफ नज़रें घुमाई। इस एक फ़ोन कॉल ने अतीत के माथे पर शिकन पैदा कर दी थी। फ़ोन पर किसी ने अतीत को हिदायत दी थी कि आज वो अपने घर न आए, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अतीत उस वक्त अपने घर में ही था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद अतीत इसी निर्णय पर पहुंचा कि उसके साथ किसी तरकीब से किसी ने ये मजाक किया है, तो अतीत सब कुछ भुलाकर बेडरूम में सोने चला गया। बिस्तर पर लेटे 10-15 मिनट में ही अतीत की आंखें नींद की वजह से भारी भारी होने ही लगी थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई उसके आसपास ही चल रहा था। आंखें मसलकर कमरे में नज़रें दौड़ाई तो पूरे कमरे में अतीत को कोई नज़र नहीं आया, और अब वो कदमों की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। अतीत ने सोचा कि शायद वो आधी नींद में ही सपना देख रहा था। ये सोचकर अतीत दोबारा बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी घर की डोरबेल बजी। अतीत ने समय देखा, रात के 12:30 बज चुके थे। इस वक्त दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, यही सोचता सोचता अतीत दरवाजे तक गया। आई होल से झांक कर बाहर देखा तो बाहर एक बेहद सुंदर लड़की अतीत को चिंता भाव में खड़ी नजर आई। अतीत ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। अतीत दरवाज़ा खोले, इतनी देर में तो उस लड़की के लिए 4 कदम ले पाना भी मुश्किल था। अब अतीत को उस फ़ोन कॉल की बात सच लगने लगी थी। आज घर मत आना, खतरा है। अतीत ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि एक बार फिर डोरबेल बजी। अतीत ने मुड़कर आई होल से एक बार फिर झांका तो पाया कि वही लड़की ठीक दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उस लड़की के चेहरे पर धीमे धीमे एक जहर सी मुस्कान नाच रही थी। उसकी उस मुस्कान ने अतीत के मन में अंदर तक डर भर दिया। 2 कदम पीछे लेकर अतीत सोच ही रहा था कि वो दरवाज़ा खोले या नहीं, कि तभी बेडरूम में पड़ा अतीत का फ़ोन बजा। दरवाज़ा खोलना अतीत को वैसे भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए अतीत दौड़कर बेडरूम में गया। फ़ोन देखा तो कॉल एक बार फिर उसी के अपने नंबर से थी। डरते डरते अतीत ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तेरे बिस्तर के नीचे वही लड़की है जो बाहर दरवाजे पर खड़ी है। फ़ोन कट हुआ और साथ के साथ अतीत के दिल की धड़कनों ने भी रफ्तार पकड़ ली। अतीत से केवल 2 कदम दूरी पर ही उसका पलंग था। झुककर पलंग के नीचे देखने की हिम्मत कर पाना अतीत के लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी डरता डरता अतीत झुका और पलंग के नीचे झांका। पलंग के नीचे कोई नहीं था। पलंग के नीचे किसी को न पाकर अतीत की सांस में सांस आई, लेकिन तभी उसके बाएं कान में किसी के सांसों की आवाज़ बिल्कुल उसके पास से हुई। अतीत ने तुरंत खड़े होकर पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अतीत ने इधर उधर देखते हुए पुकारना शुरू किया, कौन है, कौन है यहाँ? तभी अचानक एक हंसी की आवाज़ अतीत के पूरे बेडरूम में गूंजी, और जैसे ही वो आवाज़ शांत हुई, अतीत को एक खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। नज़रें दौड़ाकर देखा तो वो आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि बेडरूम की खिड़की पर बाहर से किसी के थपथपाने की थी। 5 कदम खिड़की की तरफ चलकर अतीत ने गौर से देखा तो पाया ये वही लड़की थी जो 2 बार आई होल से बाहर अतीत को नज़र आई थी। न जाने क्यों अतीत आगे बढ़कर
खिड़की के कांच से पार उस लड़की की नज़रों में नज़रें गड़ा रहा था और धीमे धीमे खिड़की के पास जाता जा रहा था। और जब अतीत खिड़की से केवल 10 इंच की ही दूरी पर था, तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अतीत जैसे बेहोशी से जाग कर पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। और तभी अतीत ने खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ सुनी। अतीत दोबारा खिड़की की तरफ पलटता, उससे पहले ही उसकी गर्दन पीछे से किसी ने कस कर दबोची और 3-4 बार टूटे कांच वाली उस खिड़की पर अतीत का सर जोर जोर से मारा। अतीत के सर पर गहरी चोट आई थी और बावजूद इतनी गहरी चोट के अतीत ने अपनी गर्दन से वो पकड़ जैसे तैसे छुड़वा कर मेन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। अतीत उस वक्त अपने घर से निकल जाना चाहता था। दौड़ता हुआ अतीत दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर की ओर दौड़ा तो किसी से टकराकर अतीत वापस घर के अंदर जा गिरा। खुद को संभाला और नज़रें उठाकर देखा तो सामने अरुण खड़ा था, जिसे देखकर अतीत की बची खुची हिम्मत भी पस्त हो गई। अरुण चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लिए अतीत की तरफ बढ़ा और दरवाजे के ठीक बगल में रखे फ्लावर वाश को उठाकर दे मारा अतीत के सर पर। कुछ ही पलों में अतीत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अतीत की आंखें खुली तब वो अपने बेड पर लेटा था और उसकी दाईं ओर अरुण और बाईं ओर रुचि खड़ी थी। रुचि अतीत से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अतीत सिर्फ उसका इस्तेमाल करता था। अतीत को जब मालूम पड़ा कि रुचि पेट से है तो अतीत ने बच्चा गिराने की बात कही, लेकिन रुचि ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। आगे चलकर रुचि गले की हड्डी न बने, इसीलिए अतीत ने उसे अपने घर बुलाकर गला घोट कर मार डाला और डेड बॉडी को फ्रीजर में रखा। अतीत रोज़ एक टुकड़ा रुचि की बॉडी का काट कर बाहर फेंक कर आता। ऐसा करते हुए उसे 17 दिन बीत चुके थे। रुचि का एक हाथ अभी भी फ्रिज में था। खैर, इसी दौरान अपनी बहन के खो जाने के गम में अरुण इस कदर पागल हो गया कि उसके दिमाग की नसें फट गई और वो भी मारा गया। लेकिन अब अतीत अपने बेड पर लेटा था और उसके दाएं और बाएं रुचि और अरुण की आत्मा खड़ी थी। अरुण ने अतीत का दायां पैर पकड़ा और रुचि ने बायां, और एक झटके से खींचकर दोनों ने मिलकर अतीत को बीच से चीर डाला। मुझे सुनसान गलियों से, अंधेरी रातों से, रात के सन्नाटे से काफ़ी डर लगने लगा है। मैं अंकुश उस रात एक सुनसान सड़क से गुज़र रहा था। आसपास सिर्फ और सिर्फ घोर सन्नाटा था। कुछ सुनाई दे रहा था तो बस मेरे अपने कदमों की आहट। घोर काली रात में मुझे उस सड़क पर चलते हुए काफ़ी डर लग रहा था। और गौरतलब बात तो ये थी कि आसपास कोई दूसरा इंसान भी नहीं था और तकरीबन 20 मिनट उस सड़क पर दाएं बाएं देखकर मुझे चलते हुए ही थे कि तभी मेरी आंखों ने एक खौफनाक दृश्य देखा। मैंने देखा कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत हवा में लहराते हुए धीमे धीमे दाएं से बाएं जा रही थी। उस औरत को ऐसे हवा में लहराता देख मेरे पसीने छूट गए। मेरी रगों में बहता खून ठंडा पड़ गया। और ये तो महज शुरुआत थी। वो औरत हवा में बाएं पहुंचकर अचानक मेरी तरफ पलटी और उस वक्त उसका चेहरा देख मेरे लिए एक कदम भी पीछे लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद मेरी बीवी अनु थी, या कहूँ मेरी मरी हुई बीवी अनु की आत्मा। अनु मेरी तरफ पलटकर तेज़ी से मेरी ही तरफ हवा में उड़ती हुई आकर मुझ पर गिरी। मैं ज़मीन पर गिरा। अनु ने मुझे अपने दांतों से नोचना शुरू किया। उसने मेरी गर्दन पर जैसे ही अपने नुकीले दांत गड़ाए, खून की एक पिचकारी अनु के चेहरे पर लगी और दर्द में चीखता हुआ मैं उठा। ऐसे सपने मुझे रोज़ आते हैं। मैं ठीक से सो नहीं पाता। कई बार तो जागते हुए भी मुझे अनु दिखाई देती है।
मैं घर लौटता हूँ तो दीवारों पर लिखा होता है, मैं लौट आई हूँ। अपनी ये सारी समस्या डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी और रात को वो मेरे घर भी आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। खैर, मैं वहाँ से निकलकर सीधा अपनी बिल्डिंग में पहुँचा। अपने फ्लैट वाले 6ठे माले पर जाने के लिए लिफ्ट ली। लिफ्ट में मेरे अलावा कोई नहीं था और बावजूद इसके जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू किया, वैसे एक सांसों की आवाज़ ठीक मेरे कंधे के पास मुझे सुनाई देने लगी। लिफ्ट में चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लिफ्ट 6ठे माले पर पहुंची। मैं लिफ्ट से उतरकर अपने फ्लैट के सामने पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। नहाने के लिए बाथरूम गया। नहाने के लिए शावर ऑन किया तो पानी की जगह शावर से खून बहने लगा। मगर मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसा मेरे साथ आए रोज़ होता है। लेकिन आज ताज्जुब की बात ये थी कि शावर से निकलता खून मेरे शरीर पर पानी बनकर टकरा रहा था और ज़मीन पर फिर से खून बनकर बह रहा था और बाथरूम के बाहर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैंने शावर बंद किया और टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला और देखा कि बालकनी का दरवाज़ा धीमे से बंद हो रहा है। मैं बालकनी में पहुंचा, जहां किसी के मिट्टी भरे कदमों के निशान चारों तरफ फैले हुए थे। मेरी बालकनी में तो इन कदमों के निशान के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब मेरी नज़र बगल वाली बालकनी पर पड़ी तो मेरे अंदर से एक सिरहन तोड़ गई, क्योंकि बगल वाली बालकनी की रेलिंग पर एक औरत अपने हाथ फैलाए खड़ी थी। धीमे धीमे उस औरत ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखकर एक रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराई और बालकनी से नीचे कूद गई। मुझे कुछ नहीं सूझा, इसीलिए मैं अपने फ्लैट से बाहर की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खोलते ही मैंने सामने डॉक्टर को पाया। मैंने शांति से डॉक्टर को सारी बात बताई और जब डॉक्टर और मैंने बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो नीचे कोई नहीं गिरा था। डॉक्टर ने कैमरा चेक करवाए, जिसमें मैं रेलिंग की तरफ देखते हुए घबराया नज़र आया, लेकिन उस पर कोई औरत खड़ी नज़र नहीं आई। खैर, डॉक्टर के 2-4 टेस्ट के बाद मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। डॉक्टर कहता है कि मैं पागल हूँ। मेरी बीवी का मुझे दिखाई देना मेरे साथ होते हादसे महज मेरा पागलपन है, लेकिन असाइलम में भी मेरी बीवी मुझे नज़र आती है। वो दीवारों पर लिखती है कि मैं लौट आई हूँ। मेरा नाम नरेश है और मेरे साथ हुआ ये खौफनाक हादसा तब का है जब मैं भोपाल एक अच्छी खासी नौकरी करता था। लेकिन मामला ये था कि मुझे डेली गांव से भोपाल अप डाउन करना पड़ता था, क्योंकि मेरे माता पिता गांव में रहना पसंद करते थे और उन्हें छोड़कर मैं अकेला शहर में नहीं रहना चाहता था। मैंने अपने आने जाने के लिए एक गाड़ी ले रखी थी। खैर, उस रात बादल गरज रहे थे। लग रहा था बारिश बहुत तेज़ बरसने वाली है। आमतौर से उस दिन मैं ऑफिस से देर से निकला और 15 मिनट ड्राइव करके मैं शहर से बाहर हाईवे पर आ चुका था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। शायद मेरे घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू होने वाली थी। गाड़ी 70-80 की स्पीड में चल रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स में मुझे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर कुछ नहीं लिखा था। मेरी गाड़ी ठीक उस साइन बोर्ड के बगल में आकर रुक गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने गाड़ी से उतरकर बोनट खोला और मेरी किस्मत उस दिन इतनी ख़राब थी कि मेरे बोनट खोलते ही बारिश भी शुरू हो गई। गाड़ी में एक छाता पड़ा था तो मैंने तुरंत छाता गाड़ी से निकाला और एक हाथ से छाता तान कर गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक की। गाड़ी ठीक करने के बाद मैंने बोनट बंद किया और तभी मैंने देखा कि काले कंबल में लिपटा एक आदमी मेरी गाड़ी के पास बैठकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था।
मैंने ये सब देखकर बड़े दया भाव से उसकी तरफ आवाज़ लगाई। अरे सुनिए, ऐसे तो आप बारिश से नहीं बच पाएंगे। अगर आसपास रहते हो तो मेरा छाता ले लो, और कहीं जाना है तो चलो हमारे साथ, हम छोड़ देंगे आपको। मेरी बात ख़त्म होने के साथ साथ वो आदमी खड़ा हो चुका था। उसके कुछ जवाब देने के इंतज़ार में मैं उसकी तरफ देख रहा था, और तभी एक ज़ोरदार बिजली कड़की और हवा का एक तेज़ झोंका उस आदमी की काली चद्दर उड़ा कर ले गया। और तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरा हाल ऐसा था मानो मुझे काटो तो खून नहीं, मेरी आंखें फट के बाहर आने को थी। मेरे सामने खड़े उस आदमी का सिर नहीं था, उसकी कटी गर्दन में बड़े बड़े बिच्छू रेंग रहे थे। उसके हाथ इतने लंबे थे कि उसके खड़े होने के बावजूद भी उसके हाथ ज़मीन को छू रहे थे। मैं कुछ पल और अगर उसे देखता तो यकीनन मेरा कलेजा फट जाता, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट की और जितनी मुझसे हो सकी मैंने गाड़ी उतनी तेज़ भगाई। रियर व्यू मिरर में देखा, वो सिर कटा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। खैर, मैंने गाड़ी तब तक धीमी नहीं की जब तक मैं घर न पहुंच गया। मैं घर पहुंचा तब तक माँ बाबा सो गए थे। भूख तो उस दिन मुझे क्या ही लगने वाली थी, इसीलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में वो भयानक हादसा घूमता रहा। मुझे एक डर ये भी सता रहा था कि कहीं वो सिर कटा मेरे पीछे पीछे घर तक न आ गया हो। पूरी रात बादल गरजने की और बिजली कड़कने की आवाज़ें आती रही। मैं उस वक्त घर में तो था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। खैर, सुबह हुई। मैंने माँ बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन मेरे दिमाग में यही बात घूमती रही कि मुझे आज रात भी उसी रास्ते से जाना है, कहीं वो सिर कटा मुझे फिर से दिखाई न दे जाए। और फिर अपने आप को तसल्ली देते हुए मैंने सोचा कि उस जगह से मैं गाड़ी रफ्तार में बिना इधर उधर देखे निकाल लूँगा। और फिर रात को ऑफिस से निकलने के बाद हाईवे पर पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ सामने देखकर गाड़ी चलाना शुरू किया। मैं दाएं या बाएं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, और एक ज़ोरदार बादल गरजने की आवाज़ हुई और तेज़ बारिश शुरू हो गई। और किस्मत भी शायद मेरे मज़े ही ले रही थी कि गाड़ी कल रात वाली जगह पर ही आकर बंद पड़ गई। एक ही जगह पर एक ही वक्त पर मेरी गाड़ी 2 बार ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इस बार मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और अविनाश को कॉल लगाया। अविनाश मेरा ऑफिस कलीग था, जो डेली मेरे निकलने के 10 मिनट बाद ही ऑफिस से निकलता है और इसी रास्ते से होकर गुज़रता है। मैंने उसे हाईवे से मुझे पिक करने के लिए कहा तो अविनाश ने कहा कि वो 15 मिनट में पहुंचता है। मैं अविनाश का इंतज़ार करने लगा और गाड़ी में बैठे बैठे ही मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत को सड़क पर देखा, जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसके भीगे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें फुटबॉल जैसा कुछ था। मैंने 1-2 बार हॉर्न बजाया, यही सोचकर कि इतनी रात गए इसे यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन उस औरत ने हॉर्न सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो मेरे सामने दाएं से बाएं झाड़ियों में चली गई। मेरा मन कह रहा था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग ये भी कह रहा था कि खतरा तो मेरी जान को भी है। इसीलिए मैं गाड़ी से नहीं उतरा। अविनाश को फ़ोन करने के लिए मैंने बैठे बैठे ही फ़ोन उठाया कि तभी पीछे से गाड़ी में एक और गाड़ी ज़ोर से टकराई। वो तो मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, वरना मैं सामने वाला शीशा तोड़कर सड़क पर जाकर गिरने वाला था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो चोटें आई ही थी। खिड़की खोलकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा, पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर पर गुस्सा बरसाने के लिए, लेकिन उस गाड़ी के पास जाकर देखा तो गाड़ी में चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त अविनाश था, जिसका सर फटा हुआ और ढेर सारा खून उसके सर से बह चुका था।
उस अंधेरी रात और सुनसान सड़क पर मुझे मेरी फूलती सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस दुर्घटना के चलते और अविनाश की हालत देखकर मुझे बड़ी मुश्किल से एक अच्छा ख्याल आया कि मैं जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करूं, और इसीलिए फ़ोन करने के लिए मैं गाड़ी की तरफ पलटा और पलटते ही मेरे पैरों में अचानक से कंपन शुरू हुआ और मैं लड़खड़ा गया, क्योंकि मेरी गाड़ी के फ्रंट टायर के पास ज़मीन पर हाथ में लाठी लिए, बदन पर काली चादर ओढ़े एक आदमी बैठा था, जो मेरे उसकी तरफ देखते ही धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। यकीनन ये वही सिरकटा था जो शायद उस वक्त मेरा भी सिर काटने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर झाड़ियों में दौड़ा। झाड़ियाँ पार करते ही जंगल पहुँचा। दौड़ते समय मुझे महसूस हो रहा था कि कोई भारी कदमों से मेरे पीछे दौड़े आ रहा है, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दौड़ते दौड़ते जब मैं काफ़ी आगे आ गया था और पीछे से भी मुझे किसी के भी दौड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तब मैं सांस लेने के लिए रुका और पलट कर देखा। पीछे घुप अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक राहत भरी लंबी सांस लेकर मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए। मुझसे कुछ दूरी पर सामने मुझे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी, जो कि एक लालटेन की थी। थोड़ा करीब गया तो समझ आया कि वो लालटेन एक लकड़ी के घर के सामने खूंटी पर टंगा हुआ था। ये सोचकर अजीब लगा कि इस जंगल में भी कोई रहता है, और हो सकता है कि इस घर में वही औरत रहती हो जो मुझे सड़क पार करती हुई नज़र आई थी। सूखी पत्तियों पर चलते हुए आगे बढ़कर मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। बिना आवाज़ लगाए मैंने दरवाज़ा धकेला और दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। अंदर लालटेन की धीमी रोशनी थी, जिसमें सब कुछ पीला और काला नज़र आ रहा था। उस बड़े से कमरे के बीचों बीच काली साड़ी में बैठी वही औरत आराम कुर्सी पर आगे पीछे झूल रही थी। मुझे अचानक सामने देखकर उसने खुद को झूलाना रोका और कुर्सी के सहारे खुद को खड़ा करके वो कमरे में टंगे लालटेन की तरफ चली। उस वक्त उसके चलने का ढंग रोड पर मिली उस औरत से बिल्कुल अलग था। खैर, उसने लालटेन उतारा और वैसे ही अपनी बूढ़ी चाल में मुझ तक चल कर आई और लालटेन बिल्कुल मेरे चेहरे के पास लाकर मेरा चेहरा गौर से देखने लगी। उसकी समस्या का समाधान करते हुए मैंने कहा, जी आप मुझे नहीं जानती, वो मैं सड़क से जा रहा था, अचानक गाड़ी ख़राब हो गई और पीछे एक अजीब सा आदमी लगा है जिसका सिर नहीं है। मेरा दोस्त जख्मी। इससे आगे मैं कुछ बोलता, उस औरत ने मुझसे कहा, आइए बैठ कर बातें करते हैं। इतना कहकर वह अपनी उसी बूढ़ी चाल में एक कोने तक गई और उधर से एक स्टूल खिसका कर अपनी कुर्सी के पास लाकर छोड़ा और खुद कुर्सी पर बैठते हुए मुझसे बोली, आइए बैठिए। मैं एक लंबी सांस लेकर उस स्टूल पर बैठा। वो औरत आराम कुर्सी पर बैठी बैठी मेरी तरफ देखकर एक रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराई और मुझसे बोली, अच्छा किया आप इधर आ गए। जंगल में तो वो सिरकटा आपको ढूंढकर मार डालता। मैंने उससे पूछा, सिरकटा? कौन सिरकटा? उस औरत ने अपनी कमर कुर्सी पर टिकाते हुए कहा, वो एक ऐसा शैतान है जिसका सिर नहीं है, और जो कोई उसके सामने आता है वो शैतान उसका भी सर काट देता है। मगर तुम डरो मत, वो यहाँ नहीं आता, तभी तो मैं यहाँ रहती हूँ। उसकी बातों में मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, मगर फिर भी मैंने उसे धन्यवाद कहा अपने घर में मुझे रखने के लिए। उस औरत ने मुझे ऊपर वाले कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सीढ़ियों से मैं अकेला ही ऊपर गया। वो औरत मेरे साथ ऊपर नहीं आई। खैर, ऊपर एक पलंग था
और पलंग के ठीक पीछे एक खुली खिड़की जिसमें से दरवाजे पर टंगे लालटेन की रोशनी में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे ही अविनाश के बारे में सोच रहा था कि ठीक तभी मेरे पलंग के नीचे से कुछ गोल गोल लुढ़कने की आवाज़ हुई। उठकर देखा तो एक थैले में फुटबॉल जैसा कुछ था। मैंने वो थैला उठाकर खोला और खोलते ही वो मेरे हाथ से नीचे गिर गया, क्योंकि उस थैले में एक आदमी का कटा हुआ सिर था जिसकी आंखें बंद थी। वो थैला मेरे हाथ से नीचे गिर गया और गिरते ही उस सिर की आंखें खुल गई। मेरी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। लेकिन वो कटा सिर देखकर मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं नीचे गिर पड़ा। गिरते ही मेरी नज़र पलंग के नीचे गई, जहाँ पर कई सारे थैले पड़े थे जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो सिर कटा इस औरत को क्यों नहीं मारता। यकीनन ये औरत भी कोई चुड़ैल ही है। मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, और तभी अचानक दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत मेरे सामने आ गई और मुझसे बोली, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस कुछ देर की बात है। मैं तुम्हें हर दर्द से आज़ाद कर दूंगी। और उसके इतना कहते ही दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा भी या नहीं। तभी मेरी नज़र उस कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिससे जैसे तैसे मैं नीचे उतरा। मैं दौड़ता तो पक्का वो सिर कटा या चुड़ैल कहीं से मेरे सामने आ ही जाते। इसीलिए मैं एक लंबे से पेड़ पर पत्तियों में छिपकर बैठ गया। वहाँ से मुझे उस बूढ़ी चुड़ैल का घर दिखाई दे रहा था। वो हाथ में लालटेन लिए घर से बाहर निकली और अजीब अजीब आवाज़ें करने लगी। तभी उसके पास सिर कटा आया और उसने उसे किसी इंसान का कटा हुआ सर दिया, और वो चुड़ैल सिर लेकर वापस अंदर चली गई। सुबह होने तक मुझे दोबारा उनमें से कोई नहीं दिखा। मौका देखकर मैं पेड़ से नीचे उतरा। सड़क पर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ मेरी गाड़ी थी। शायद अविनाश और उसकी गाड़ी को यहाँ से ले जाया जा चुका था। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, गांव में ही छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन उस रात के डर को मैं कभी अपने मन से नहीं निकाल पाया।